हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। यूजीसी नेट लॉ की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे हैं फैमिली लॉ। इस सीरीज में हम 10 पेपर्स डिस्कस करेंगे 2019 से 2025 के, जिसमें हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे विद द कॉन्सेप्ट्स। तो सारे लेक्चर्स जरूर देखना। ये पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। आपने उन्हें नहीं देखा हो तो जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे रिपीट होते हैं। हालांकि ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आप हिस्ट्री या जीएस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो देन डू सब्सक्राइब टू माय अदर चैनल। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जब एक बार टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसकी पीडीएफ पीवाईक्यूज की आपको वहां पे मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, उसका नाम है लर्न विद मानसी। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगे तो हाइप कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। As per the provisions of the Hindu Adoption and Maintenance Act, a bachelor male adopts a child. He subsequently marries a woman. Such woman shall. लास्ट लेक्चर में सेम क्वेश्चन हमने अटेंड किया था, एग्जैक्टली ऑपोजिट। उसमें एक फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि वो शादी करती है तो क्या होगा, आपकी मेल पर्सपेक्टिव से। आंसर सेम है। वो एक आदमी है, बैचलर था, उसने एक बच्चा अडॉप्ट किया, बाद में वो शादी करता है, तो जो औरत उसकी लाइफ में आई है, जो उसकी वाइफ है अब, उसका उस बच्चे से रिश्ता क्या होगा। ऑप्शन ए, बी द एडॉप्टिव मदर। ऑप्शन बी, स्टेप मदर। ऑप्शन सी, adoptive mother of the child if the child accepts her as mother. Option D, adoptive mother of that child at her own discretion. करेक्ट आंसर इज बी, स्टेप मदर होंगी। सेक्शन 14 में ये बात डिस्कस की है हमने, बहुत लेंथ में इसको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, बाकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। A Hindu male having a Hindu wife changed his religion and adopts Islam in 2012. एक हिंदू मेल है, उसकी हिंदू वाइफ भी है। ठीक है, उसने अपना रिलीजन चेंज किया, इस्लाम अडॉप्ट कर लिया। कब? 2012 में। ही मैरीज अगेन टू अ मुस्लिम गर्ल इन 2013। 2013 में उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। 2014 में हिज हिंदू वाइफ डाइड। तो उसकी सेकेंड मैरिज क्या होगी? ऑप्शन ए, वैलिड एज ही मैरिड आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम विच परमिट्स बाइगैमी। शादी वैलिड होगी क्योंकि उसने पहले इस्लाम में कन्वर्ट किया है, और इस्लाम में बाइगैमी यानी एक से ज्यादा शादी करना तो अलाउड है, इसलिए वो शादी वैलिड होनी चाहिए। ऐसा ऑप्शन 1 में लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या है। स्टेटमेंट 2 में लिखा है बी में, वैलिड एज हिज वाइफ डाइड आफ्टर हिज मैरिज टू मुस्लिम गर्ल। इसलिए वैलिड है क्योंकि उसने मुस्लिम लड़की से शादी की, उसके बाद उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। ऑप्शन सी, वॉइड एज ही हैज नॉट टेकन द कंसेंट ऑफ हिज हिंदू वाइफ। वॉइड है क्योंकि हिंदू वाइफ की मर्जी नहीं पूछी थी। या फिर ऑप्शन डी, वॉइड एज अ सेकंड मैरिज अमाउंट्स टू बाइगैमी। अगर हमने पिछले लेक्चर्स किए हैं, आंख बंद करके इसका आंसर मार्क करोगे। आंसर इज डी। क्यों? हमने क्लियरली पढ़ा है कितने क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्म में। दिस इज हाउ पीवाईक्यू हेल्प्स यू। आई एम सेइंग दिस वंस अगेन। आपने पिछले 3 लेक्चर्स में अगर उन्हें अटेंड किया है, बाइगैमी किस सेक्शन में आता है इस पे क्वेश्चन देखा। बाइगैमी में शादी कैसी होती है, वॉइड होती है, पनिशेबल होती है, ये भी देखा। ठीक है, क्लियरली लिखा है बाइगैमी वॉइड होती है, तो शादी तो वॉइड होगी। सवाल ये आ रहा था कि वॉइड मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, आपकी पहले से शादी है, आपने दूसरी शादी कर ली। ठीक, पहली बीवी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करना, पहली बात में तो शादी वॉइड है। अब इसमें पेच क्या आया कि उसने तो कन्वर्जन कर लिया था और इस्लाम में बाइगैमी अलाउड है। तो इस पे हम कोर्ट केस पढ़ चुके हैं, ये भी हमने पीवाईक्यूज में किया है कि अगर आप सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी और से शादी करनी है, या अगर आप धर्म परिवर्तन करके शादी कर भी लेते हैं पर आपकी पहले से वाइफ है, पहली शादी है और वो जिंदा है, तो वो खत्म नहीं मानी जाती। ठीक है, वैलिड वही रहेगी। तो करेक्ट आंसर है डी। देखो, void as a second marriage amounts to bigamy। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, कम से कम 2 से 3 बार ये केस लॉ अलग अलग क्वेश्चंस में हमारे सामने आ चुका है पिछले 3 लेक्चर्स में। कन्वर्जन टू इस्लाम डज नॉट डिसॉल्व योर फर्स्ट मैरिज। पहली बात, पहली वाइफ की डेथ कब हुई थी? 2014 में। आपने शादी कब की दूसरी? 2013 में। यानी वाइफ के जिंदा रहते रहते आपने दूसरी शादी कर ली। ठीक है, तो आपने शादी की जब वो जिंदा थी, इसलिए आपकी शादी वॉइड है। ठीक है, सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग शादी वॉइड है, और सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग ये बाइगैमी है, जो पनिशेबल है कहाँ पे? आईपीसी 494 में, इसलिए ये शादी वॉइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सेक्शन 13 में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स याद होने चाहिए।
ये भी याद रखो, पिछले पार्ट में क्वेश्चन था 13 के सब क्लॉज 2 में ग्राउंड्स दिए हैं जहां सिर्फ एक वाइफ डिवोर्स मांग सकती है, सब क्लॉज 1 में जो दिए हैं उनमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मांग सकते हैं। लेक्चर छोटा सा है चैनल पे, देखना हो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ए, रेस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। ऑप्शन बी, रेस्पोंडेंट हैज renounced द वर्ड by entering any religious order. ऑप्शन सी, respondent has ceased to be a Hindu by conversion to another religion. Option D, respondent has not been heard of as being alive for a period of 7 years. कौन सा ग्राउंड नहीं है पूछा है। एक है कि उस पर कोई ऑफेंस कमिट करने का चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, वर्ड अनाउंस कर दिया है, कन्वर्जन कर लिया है, या 7 साल से गायब है कि उसके जिंदा होने का कोई सबूत ही नहीं है। करेक्ट आंसर इज ए। सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 क्लियरली पॉइंट्स पढ़ोगे, ये एज इट इज लिखे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, प्रोवाइड्स that a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party. तो सेक्शन में क्या लिखा है ये इन्होंने आपको खुद बता दिया कि शादी हो सकती है, solemnize मतलब शादी होना, in accordance with the customary rites and ceremonies of either party. लड़के वालों की सेरेमनीज हो, लड़की वालों की सेरेमनीज हो, सब चलता है। ठीक है, और सेरेमनीज होना जरूरी है, जो भी कस्टमरी सेरेमनीज होती हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग सिचुएशंस एंड डिसाइड किस केस में मैरिज वैलिडली हुई है। ऑप्शन ए, एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल एसेंशियल शास्त्रिक सेरेमनीज आर परफॉर्म। शादी के समय सारी शास्त्रिक जो भी रीति रिवाज थे पूरे किए गए, तो ऑब्वियसली ये तो वैलिड हुई। ठीक है, ऑप्शन बी, एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ब्राइड्स फैमिली वर परफॉर्म। दुल्हन की तरफ के सारे रीति रिवाज किए गए। हमें ऊपर क्लियरली कहा है इधर कि दोनों में से किसी के भी हो, फर्क नहीं पड़ता, रस्म रिवाज होने चाहिए, तो ये भी सही है। तो ए एंड बी देखो कहाँ कहाँ है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इनमें ए नहीं है। ये दो बचे। अब सवाल आपको पता है टाइम एग्जाम में कैसे बचता है, पांचों स्टेटमेंट पढ़ने ही नहीं है। ए बी बचा है, ए बी एंड सी बचा है, अब सिर्फ सी पढ़ो। सी पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, अगर है तो बी, नहीं तो ए आंसर है। डी और ई तक जाना ही नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे आप टाइम बचाते हो। ठीक है, ऑप्शन सी देखो, एट द टाइम ऑफ मैरिज हाफ ऑफ द सेरेमनीज ऑफ ब्राइड्स फैमिली एंड हाफ ऑफ द ब्राइड ग्रूम्स फैमिली आर परफॉर्म। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पर ये वैलिड है। बहुत से रस्म रिवाज दोनों परिवारों में अलग होते हैं, तो थोड़े बहुत इधर के थोड़े बहुत उधर करके आपने शादी की है, प्रॉब्लम नहीं होती है, मेजोरिटी लोग आजकल यही करते हैं। ठीक है, तो सी भी ठीक है, आंसर इज बी, ए बी एंड सी। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ आंसर कीज भी अलग अलग आंसर्स देती हैं। आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, मेरे हिसाब से आंसर बी ही है, ए बी एंड सी ओनली। ठीक है, डी और ई क्यों नहीं है, चलो ये समझ लेते हैं। ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम डिसाइड टू परफॉर्म दी सिंपल सेरेमनीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिंग। हिंदू शादी में रिंग सेरेमनी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, उसका कोई महत्व नहीं है। तुम रिंग सेरेमनी अपने खुशी के लिए करो, शादी में ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कस्टमरी आपके रीति रिवाज है वो होना जरूरी है। जैसे सप्तपदी अगर आपके रस्मों में है तो उसका होना जरूरी है। बाकी आप जयमाल कर लो, आप रिंग सेरेमनी कर लो, कॉकटेल पार्टी कर लो, नो वन केयर्स। अगर सप्तपदी नहीं हुई है, फेरे नहीं हुए हैं, शादी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट परफॉर्मिंग एनी सेरेमनी। ये काइंड ऑफ लिव इन हो गया, साथ में रहने लग गए, कोई सेरेमनी नहीं की, बस हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो, तो नहीं, उसे तो शादी नहीं मानेंगे, राइट। तो डी और ई इसलिए नहीं होगा। ठीक है, ओके। 7 में सेरेमनीज ऑफ मैरिज, एक बार इसे पढ़ लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट सपिंड रिलेशनशिप एंड डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या क्या इंक्लूड करते हैं। छोटा सा लेक्चर है सपेंड और डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिशन पे, जरूर जाके देखना, आई थिंक ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपके लिए। क्या क्या इंक्लूडेड है पूछा है। ऑप्शन ए, फुल हाफ एंड यूट्रीन ब्लड। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन इसके ऊपर ही था। अगर आपने वो अटेम्प्ट किया है या आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं एग्जाम में, तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। तो आपको एग्जैक्ट एक्ट नहीं भी याद होगा ना, तो भी आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो फुल हाफ एंड यूट्रीन ब्लड इंक्लूडेड है कि नहीं। ऑप्शन बी, एडॉप्शन। ऑप्शन सी, लेजिटिमेट ब्लड। ऑप्शन डी, फॉस्टरेज रिलेशंस, या फिर ई, इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशंस। फॉस्टरेज रिलेशंस मोस्टली इस्लाम में ज्यादा देखे जाते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि आपने एक माँ का दूध पिया है, अगर मान लो किसी और माँ ने बच्चे को दूध पिलाया है, तो उनमें आपस में शादी मना की जाती है, वो एक अलग मुद्दा है। हिंदूज में ऐसा कुछ एग्जैक्टली फॉस्टरेज रिलेशनशिप्स को लेके कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, तो देखो, फुल हाफ एंड यूट्रीन ब्लड ऑब्वियसली सब इंडिया डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिशन में आएंगे। फुल कौन होते हैं, आपके सगे भाई बहन। हाफ कौन होते हैं, सौतेले, जिनमें आपके फादर सेम थे और मदर्स अलग हैं।
और यूट्रीन कौन है, जहां आपकी मदर सेम थी और फादर अलग हैं, तो आप इनमें शादी तो नहीं कर सकते, ये सब डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिशन और सपेंड में आ जाएंगे। ठीक है, बात ही खत्म हो गई। एडॉप्शन, एडॉप्शन हमने क्लियरली पढ़ा है, अगर किसी को गोद ले लिया गया है तो वो नेचुरल चाइल्ड के बराबर ही है, बात खत्म, तो आप उसमें भी शादी नहीं कर सकते। लेजिटिमेट ब्लड, खून का रिश्ता खून का होता है, चाहे इलेजिटिमेट हो चाहे लेजिटिमेट हो। ठीक है, फॉस्टेरेज को लेके कुछ नहीं कहा गया है, तो डी नहीं इंक्लूडेड होगा, तो जहां जहां डी है हटा दो सारे ही ऑप्शंस में सिवाय बी के, तो आंसर ए बी सी एंड ई है। इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशन, वंस अगेन लेजिटिमेट इलेजिटिमेट डज नॉट मैटर, आपका खून का रिश्ता है, यानी आपके पिताजी अगर सेम है मान लो, तो जायज है ना जायज है, ये सब बहुत बात की बात है, एक खून के हो नहीं कर सकते शादी। ठीक है, सपिंड में आ जाओगे, तो आंसर इज बी सी डी एंड ई, सॉरी, आंसर इज ए बी सी एंड ई, ये गलत बोल दिया मैंने, ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, ए बी सी एन ई, और यहाँ क्लियरली लिखा भी है रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्रीन ब्लड एज वेल एज फुल ब्लड, ये हमारा ऑप्शन ए था। रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन एज वेल एज ब्लड, ऑप्शन बी। इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप या फिर लेजिटिमेट, सी एंड ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटिंग टू एडवाइस और डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू द स्टेट टू इनैक्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये कम से कम 2 या 3 बार पीवाईक्यूज में आ चुका है। केसेस के नाम बदल जाते हैं थोड़े बहुत, एक आधा केस नया डाल देते हैं, पर आपने पुराने किए होंगे, कम से कम उतने केस याद होंगे, तो भी इस क्वेश्चन को कर लोगे। सरला मुदगल हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, ऑप्शन ए मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, लैंडमार्क केस कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एबीसी वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, जॉर्डन डेनिक वर्सेस एसएस चोपड़ा, जॉन वैलमोटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 4 केस कम से कम, ये और ये पहले 2 से 3 बार आ चुके हैं, सिर्फ एक ये केस है जो पहली बार आ रहा है। ना भी पता हो इसके बारे में तो भी मार्क कर लोगे। कॉम्बिनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रोनोलॉजी में लगाना है। मुझे पीछे में से एक भी सही नहीं लग रहा है, असल क्रोनोलॉजी ये है तो मैंने लिख दी है। पहला है जॉर्डन डेनिक वर्सेस एसएस चोपड़ा, अप्रैल 1985 का केस है, डिटेल्स इसलिए नहीं लिखी है कि पहले सबको कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, शाहबानो बेगम 1985 मई का केस है, तो इसके बाद आएगा, ये मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ केस था। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, जॉन वाल्टमोन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, एबीसी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2015 का केस है। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन और रीजन है। असर्शन है मेहर या फिर डॉवर इज अ सम ऑफ मनी विच द मुस्लिम हस्बैंड अग्रीज टू पे टू हिज वाइफ एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हर फॉर अग्रीइंग टू मैरी हिम। Since Muslim marriage is a contract, it is necessary that the dower must be specified at the time of marriage, and if it is not specified, it can be presumed. एग्जैक्टली सेम टॉपिक पे पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन किया है, पीवाईक्यू जिसने किया होगा वो ये क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाया होगा। इन्होंने कहा है कि मेहर जो है एक सम ऑफ मनी है जो मुस्लिम हस्बैंड अग्री करता है बीवी को पे करने को एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि उसने शादी के लिए अग्री किया है, अपने राइट सरेंडर कर रही है, बेसिकली मैरिटल ऑब्लिगेशन में आपके साथ आ रही है। सिंस मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जरूरी है कि डॉवर स्पेसिफाई की जाए, हालांकि अगर नहीं की गई तो उसको प्रिज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, रीजन, if not paid earlier, मेहर becomes due on death of husband or the dissolution of marriage by divorce। अगर मेहर की रकम पहले अदा नहीं की गई तो वो ड्यू हो जाती है, जैसे ही हस्बैंड की डेथ होगी तब उस औरत को वो रकम अदा की जाती है, या अगर वो शादी में तलाक हो गया तो उस केस में दी जाती है। ऑप्शंस वही हैं जो हमेशा होते हैं, दोनों करेक्ट हैं, आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, या फिर ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है, दोनों सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेम बात जो है, मेहर जो है एक सम ऑफ मनी होती है जो हस्बैंड देता है एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, स्पेसिफाइड नहीं हो तो डावर प्रिज्यूम होता है, इस पे पीवाईक्यू पहले आ चुका है। अगर मेहर पहले नहीं पे की गई है तो वो अनपेड डॉवर जो है इमीडिएटली पेएबल होती है हस्बैंड की डेथ पे या मैरिज जब डिसॉल्व हो डिवोर्स के थ्रू। ठीक है, A Muslim can make a bequest of his property without the consent of the heirs to the extent of, इस पे भी पीवाईक्यू आ चुका है। हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी होल, 1/4 या 1/3, एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी बिक्वेस्ट कर सकता है बिना अपने वंशजों के कंसेंट के, किस हद तक? 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी, आंसर इज डी। ठीक है, अ मुस्लिम कैन बिक्वेस्ट अप टू 1/3 ऑफ हिज एस्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ heirs, उससे ज्यादा करना हो तो heirs को अपना कंसेंट देना जरूरी है आफ्टर हिज डेथ, अदरवाइज वॉइड हो जाएगा जो एक्सेस है 1/3 के ऊपर जितना भी है। ठीक है, इस पे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 केस का नाम दिया है सब्जेक्ट मैटर, ये केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। दिस इज हाउ पीवाईक्यूज हेल्प यू। इंडिविजुअल क्वेश्चन आया था पिछले पार्ट में इस पे,
पर अब एक ऑप्शन के फॉर्म में। अगर आपने पिछला पार्ट किया होगा तो आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि आपको इसका आंसर पता है तो आपको ओरिजिनल आंसर मार्क करना आसान हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ए। देखो कैसे, गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई हमने क्लियरली पता पढ़ा था, माइनरशिप ऑफ अ गार्जियनशिप ऑफ अ माइनर चाइल्ड से रिलेटेड है। ए का टू अगर आपको पता है, दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ए का टू बी का फोर दोनों में, अब सी में और डी में तय करना है। डैनियल लतीफी सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, दो केसेस है। डैनियल लतीफी इज अबाउट मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम राइट्स ऑफ वुमेन, सीमा अश्विनी इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। पिछले पार्ट में ही हमने इस पे क्वेश्चन किया था। बहुत ईज़ी हो जाता है अगर आप पीवाईक्यूज़ करके जाओ। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, वो घुमा-फिरा के पूछते हैं। ज़रूरी नहीं आप सारे कर लोगे। मान लो फैमिली लॉ से इस एग्ज़ाम में 8 सवाल आए या 5 आए। आप कम से कम 3 के आस-पास ईज़िली कर सकते हो। अगर आपको कोई अलग से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो भी पीवाईक्यूज़ बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, which of the following is not a condition for determining the capacity of a male Hindu to adopt? बहुत सिंपल सा बैराक में एक सेक्शन है प्रॉपर, कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू अडॉप्ट। अगर वो पता होगा इसे मार्क कर लोगे। कंसेंट ऑफ वाइफ अंडर सर्कमस्टांसेस, मेजोरिटी यानी 18 से ऊपर का होना, साउंडनेस ऑफ माइंड, मस्ट बी नेसेसरली मैरिड। मान लो बैराक ना भी याद हो, कॉमन सेंस से सोचो, साउंडनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए भाई, कोई मेंटली स्टेबल नहीं उसको थोड़े बच्चा गोद लेने देंगे, तो ये तो होनी चाहिए रीजन। हमसे पूछा है नॉट, तो ये आंसर नहीं होगा। मेजोरिटी भी होनी चाहिए, अंडर एज को कैसे अडॉप्ट करने दोगे, ये भी आंसर नहीं होगा। कंसेंट ऑफ वाइफ अंडर सर्कमस्टांसेस, भाई अगर तुम्हारी बीवी है तो उससे बिना पूछे घर में बच्चा ले आओगे, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। मस्ट बी नेसेसरली मैरिड, भाई अगर बैचलर अडॉप्ट कर सकता है, विडोवर अडॉप्ट कर सकता है, ये बात हमें पता है, तो ऐसा जरूरी थोड़ा कि शादीशुदा हो इसीलिए अडॉप्ट करोगे। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल्स हैं, दुनिया में ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो शादीशुदा नहीं है और उन्होंने बच्चे गोद लिए हैं, तो आपको पता है शादीशुदा होने का बच्चे गोद लेने से कोई लेना देना नहीं है। तो नॉट पूछा है, आंसर यही होगा। ये तब है जब बेरैक ना पता हो, पता होगा तो लॉजिक से मार्क करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज दी फॉलोइंग लेजिस्लेशंस किस क्रोनोलॉजी में आए थे। प्लीज इनकी क्रोनोलॉजी याद रखना, इनके ईयर्स याद रखोगे तो आसानी होगी। इंडियन डिवोर्स एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट। सारे ना भी याद होते हैं ना, एक दो भी याद होते हैं तो क्रोनोलॉजी अरेंज करना आसान हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर इज टू ए बी सी डी। देखो, इंडियन डिवोर्स एक्ट आया था 1869, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट आया था 1936 में, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, मान लो तुम्हें पारसी वाला बिल्कुल नहीं पता, ना पढ़ा ना पता है, छोड़ दिया चलो। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आपको पता होना चाहिए, इतना तो आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज इतनी बार पढ़ चुके हो, ये भी पता होना चाहिए। तो ये तो पता है कि सी डी से पहले आना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं, सी डी से पहले नहीं आ रहा है, सी डी से पहले नहीं आ रहा है, दो ऑप्शन तो आपके देखो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। इसमें और इसमें सी डी से पहले आ रहा है, तो आप कम से कम 50% चांस बढ़ गए कि आप आंसर सही मार्क करोगे। सी और डी से पहले यहाँ पे आ रहा है, और सी और डी से पहले यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा बहुत तो रहता है, बट आप कंपेरेटिवली बेटर आंसर मार्क करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग लेजिस्लेशन, देखो फिर से 4 लेजिस्लेशन दिए हैं, उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, फॉरेस्ट राइट एक्ट। क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। इसका आंसर है 4 बी सी डी ए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में आया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में आया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स 2007। ऐसे याद रख लो, डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में है, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2 साल बाद आएंगे, कुछ भी अपने हिसाब से तिगड़म बना के इसे याद रख लो, ठीक है। मैरिज ऑफ अ हिंदू मैन विद बायोलॉजिकल सिस्टर ऑफ हिज अडॉप्टेड सिस्टर इज, एक हिंदू आदमी है, उसकी जो अडॉप्टेड सिस्टर है, ठीक है, उसकी बहन से उसकी शादी कैसी होगी। वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल या इलीगल। अब इसको ध्यान से सुनना। हिंदू आदमी है, एडॉप्टेड बहन है, एडॉप्टेड बहन माने सगी बहन ही समझो, ठीक है। तो एडॉप्टेड बहन तक तो ठीक है। आगे, एडॉप्टेड बहन की जो बायोलॉजिकल बहन थी, जिस परिवार में वो पैदा हुई थी, उस परिवार में जो बेटी थी, उससे शादी क्या वो कर सकता है। शादी में याद रखो हमसे क्या टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, एज होनी चाहिए, पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए, ब्ला 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 सब कुछ। मेन क्या था, सपिंड नहीं होने चाहिए, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। क्या ये लड़का और ये लड़की सपिंड है एक दूसरे के, नहीं, क्योंकि ये एक सेपरेट खानदान से ही आती है, ठीक है, और ये एक सेपरेट खानदान से है।
डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं? नहीं, क्योंकि इनका खून का कोई रिश्ता नहीं है, ना यूट्रीन है, ना कुछ और फॉर्म का है, ना लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, कुछ भी नहीं है। याद रखना ये शादी वैलिड होगी, मोस्टली इसमें लोग वॉइड करते हैं। देखो, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट क्रिएट्स फुल लीगल रिलेशनशिप आइडेंटिकल टू नेचुरल बर्थ। तो एडॉप्टेड सिस्टर जो है उसका अपने पुराने परिवार से हर रिश्ता खत्म हो जाता है और वो नए परिवार का हिस्सा बन जाती है। तो एडॉप्टेड सिस्टर की जो बायोलॉजिकल सिस्टर है वो ना तो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है ना सपिंड में, इसलिए ये शादी हो सकती है। पर ये क्यों पूछा गया, कहाँ कंफ्यूज करने के लिए? जो एडॉप्टेड बहन है उसके ऊपर अभी भी पाबंदी है कि फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, हमने पढ़ा हिंदू लड़का था, ठीक है, एक हिंदू बहन इसकी आई गोद लेके, ओके, इसकी एक बहन है। सवाल हमसे पूछा गया क्या ये दोनों शादी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ये इससे नहीं कर सकता, ये तो इसकी अडॉप्टेड बहन है मतलब सगी बहन हो गई। पर पाबंदी एग्जिस्ट किस पे करती है? देखो, ये लड़का मान लो इसका कजन भाई है, चाचा का लड़का है, तो इसका भी तो चाचा का लड़का था पहले, जब तक गोद नहीं ली गई थी, राइट? जब ये लड़की इस परिवार का हिस्सा थी तो इसके भी चाचा का लड़का था, ये इन दोनों बहनों के चाचा का लड़का था ये, तब ये शादी नहीं कर सकते थे इससे, सही बात है। तो आज जब ये गोद लेके इस परिवार में आ गई तो भी इस लड़की पे वो पाबंदियां रहेंगी कि जो रिश्ते इसको मना थे अगर ये पिछले परिवार में होती उनमें ये शादी अभी भी नहीं करेगी। तो भले अब ये मान लो फैमिली एक्स है और ये फैमिली वाई है, तो ये पहले एक्स फैमिली का हिस्सा थी, इस वजह से इससे शादी नहीं कर सकती थी, चाचा का बेटा था। अब ये वाई फैमिली का हिस्सा हो गई है, पर ये अभी भी इससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में इसके आएगा, सपिंड में आएगा, ठीक है। पर ये वाई फैमिली का लड़का एक्स फैमिली की इस लड़की से शादी कर सकता है क्योंकि ना ये एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं ना एक दूसरे के सपेंड में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ मुस्लिम हस्बैंड स्वेयर्स यानी कसम खाता है दैट ही विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ फॉर 4 months और मोर, इट अमाउंट्स टू अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स। ये हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। अगर एक हस्बैंड कसम खा ले मैं 4 महीने तक अपनी वाइफ के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाऊंगा, तो ये किस तरीके का डिवोर्स माना जाता है? इला, जिहर, तफवीज या मुबारक? इसका करेक्ट आंसर इज इला। इन दिस टाइप ऑफ डिवोर्स द पावर टू प्रोनाउंस द डिवोर्स हस्बैंड के पास होती है। ये कौन सा डिवोर्स है जो हस्बैंड देता है, जो बोलता है कि वो अपनी वाइफ के साथ किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं इन्वॉल्व होगा 4 महीने तक। इसके बाद इद्दत पीरियड वाइफ भी ऑब्जर्व करती है। रेवोकेशन ऑफ इला हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा? अगर दोनों उस 4 महीने के बीच में एक भी बार साथ में आ गए तो, ठीक है। और एक बार इद्दत पीरियड पूरा हो गया तो ये डिवोर्स जो है कंफर्म हो जाएगा। ये इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूता मैरिज हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था। ऑप्शन ए टेम्परेरी मैरिज है, ऑप्शन बी शिया लॉ में रिकॉग्नाइज है, ऑप्शन सी सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज है, ऑप्शन डी मैरिज फॉर अ फिक्स पीरियड डे मंथ और ईयर, ऑप्शन ई वन इन विच डावर नीड नॉट बी फिक्स्ड। तो देखो, आपने अगर पीवाईक्यू करा आपको ये तो पता है टेम्परेरी मैरिज है, ए सब में दिया भी हुआ है, बात खत्म। शिया लोग करते हैं, ये बात भी हमने पहले पढ़ी थी, तो ए और बी ही बचे, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सुन्नी में ऑब्वियसली नहीं होगा अगर एक में हो रहा है, ठीक है, तो बचा ए और बी में अब डी और ई देखना है। फिक्स पीरियड के लिए शादी होती है, महीना साल दिन कुछ भी हो, ये बात भी सही है, तो आंसर इज ए बी एंड डी। देखो, टेम्परेरी मैरिज फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन शियाज में होती है, सुन्नी में नहीं होती। फिक्स ड्यूरेशन कुछ भी हो और अगर फिक्स ड्यूरेशन नहीं है तो ये वॉइड हो जाएगा। और ई क्यों है? क्योंकि इनवैलिड होगी अगर डावर नहीं स्पेसिफाइड है। इन्होंने कहा है कि डावर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, मेहर एस्टैब्लिश करना जरूरी है, ड्यूरेशन एस्टैब्लिश करना जरूरी है इन अ मूता मैरिज। इंडिया में वैसे ये नहीं होती है कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ट्रिपल तलाक पे क्वेश्चन आ गया। अब ये नए नए क्वेश्चन हैं क्योंकि नए सालों के हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेट सेटिंग असाइड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एज एविडेंट इन केस ऑफ शायरा बानो? कौन से केस में ट्रिपल तलाक साइड हुआ है? शायरा बानो में। कब? 2017 का केस था, याद रखना। पहला स्टेटमेंट, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 इज नॉट अ लॉ रिगार्डिंग ट्रिपल तलाक एंड द प्रैक्टिस इज अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ होली कुरान। किन बातों को यूज करके इसे साइड किया गया है? पहली बात ये कि जो मुस्लिम पर्सनल शरीयत लॉ है उसमें ट्रिपल तलाक कोई कानूनी नहीं है और ये कुरान के खिलाफ है, ठीक है, इसलिए इसको हम हटा सकते हैं। ऑप्शन बी, सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन within the meaning of Article 13 subclause 1 of Constitution and violative of Article 14। ऑप्शन सी, सेक्शन 2 जो है शरीयत एक्ट का प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन है विद इन मीनिंग ऑफ आर्टिकल 31 और किसको वायलेट करता है? 15 को। तो बेसिकली बी और सी सेम है,
बस एक में लिखा है आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, एक में लिखा है आर्टिकल 15 को वायलेट करता है। ऑप्शन डी, ट्रिपल तलाक कैन बी इंजंक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सिवियर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, कि किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक को यूज कर सकता है, इंजंक्ट कर सकता है। ऑप्शन है बी और ए ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली। क्लियरली पता है आर्टिकल 15 नहीं, आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है, तो सी गलत है। सी यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, दो ऑप्शन बचे, या तो ए सही है या डी सही है। देखो, ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट यूज करेगा टू सिवियर, बिल्कुल गलत बात है। आंसर इज ए एंड बी ओनली। देखो, शरीयत एक्ट डज नॉट वैलिडेट ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत, ये हमने पहले पार्ट में कवर किया था कि तलाक बिद्दत को शरीयत भी सपोर्ट नहीं करता है, बहुत गंदा माना जाता है, और कुरान तो इसे किसी भी केस में सपोर्ट नहीं करता। तो मुस्लिम लॉ के अंडर ये प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए इस पे कानून बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट जो है वो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 के हिसाब से फिट होता है, तो इट मस्ट पास द टेस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, कि अगर फंडामेंटल राइट को किसी भी वे में वायलेट करोगे तो तुम्हारा बेकार हो जाएगा एग्जिस्टेंस, तुम वॉइड हो जाओगे। ट्रिपल तलाक आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, ये बात मानी जाती है कि ये बेसिक राइट टू इक्वालिटी है, इस तरीके से किसी को भी तलाक 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 बोल के उठ के चल देना इज नॉट फेयर, ठीक है, इसलिए ये हटाया जाएगा। सी क्यों गलत है? क्योंकि आर्टिकल 14 वायलेट होता है, 15 नहीं। एंड डी, कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिपल तलाक डज नॉट वैलिडली सिवियर अ मैरिज, कि ये ट्रिपल तलाक कोई तरीका ही नहीं है शादी को खत्म करने का, ये इनवैलिड है, कंप्लीटली इनवैलिड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, अपोस्टेसी फ्रॉम इस्लाम ऑफ अ मुस्लिम वाइफ, धर्म परिवर्तन कर लेना। ऑप्शन 1 विल डिसॉल्व हर मैरिज इप्सो फैक्टो, ऑप्शन 2 विल नॉट डिसॉल्व हर मैरिज इप्सो फैक्टो, ऑप्शन 3 dissolves her marriage and she loses her claim to dower यानी मेहर, ऑप्शन 4 dissolves her marriage and she does not lose her claim to dower। करेक्ट आंसर इज 2 विल नॉट डिसॉल्व अ मैरिज। सेक्शन 4 जाके देखोगे, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ, अगर कोई मुस्लिम औरत है, मैरिड है, और वो किसी और धर्म में कन्वर्ट करती है, तो उससे अपने आप उसकी शादी डिसॉल्व नहीं हो जाती, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट आफ्टर सच रिनंसिएशन या कन्वर्जन वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज, किसी भी ग्राउंड पे जो सेक्शन 2 में दिए हुए थे, ठीक है। Provided further that the provisions of this section shall not apply to a woman converted to Islam from some other faith who re-embraces her former faith। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है, तो आंसर इज 2। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस, सोर्सेस पे क्वेश्चन 2-3 बार आया, अब की देखो करेक्ट सीक्वेंस पूछा कि पहले किसको मानोगी, तो देखो डाउट ही नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो ए ही होगा, कुरान सबसे ऊपर आती है, तो ये ऑप्शन तो आपका देख के ही एलिमिनेट हो गया, अगर कुछ ना पता हो तो भी इतना तो कर ही लोगे। अब सवाल आता है कुरान के बाद क्या, इजमा, हदीस या कियास। आपने अगर पीवाईक्यूज किए हैं मेरे साथ तो आपको पता है अगला हदीस होगा। क्यों? कुरान कहते हैं सीधे अल्लाह का कहा हुआ, वर्ड्स ऑफ अल्लाह डायरेक्ट। हदीस में क्या है? प्रॉफिट जो थे उनकी टीचिंग्स और उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, तो अल्लाह के बाद किसकी सुनी जाएगी? प्रॉफिट की, ठीक है। तो नंबर सी जो है वो आना चाहिए, नंबर 1 पे कुरान, देन हदीस। तो ए एन सी कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, यही आंसर है 2, ए सी बी एंड डी। इसके बाद आएगा इजमा और इसके बाद आएगा कियास। मैंने इनको डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने 2 से 3 बार पहले के पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब एक होता है आपको ग्राउंड पता हो, एक होता है क्रोनोलॉजी में पता हो। क्वेश्चन को घुमाने के तरीके क्या हो सकते हैं? ये बिल्कुल लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक होगा आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को बोल देंगे, एक होगा आपको बोलेंगे सही गलत पहचानने को, कि 2 इयर्स को 3 इयर्स कर दिया, 4 ईयर कर दिया, यहाँ पे 2 का 5 कर दिया, सही गलत पहचानना है, ठीक है। तो आपको जब आप कोई एक्ट पढ़ोगे कैसे पढ़ना है? पहली बात, आपको एक्ट में जो सेक्शंस हैं उनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, कौन सा सेक्शन पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन नंबर ये इस बारे में बात करता है, उसके अंदर किस ऑर्डर में वो बात की गई है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डिसोल्यूशन के पॉइंट्स दिए हैं, क्रोनोलॉजी पूछी है, मैं एक एक स्टेटमेंट पढ़ नहीं रही हूँ, हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे। देखो, सेक्शन 2 ग्राउंड्स फॉर डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन में सबसे पहला है जब हस्बैंड के वेयर अबाउट्स ना पता हो 4 साल के लिए, ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, मैं बता रही हूँ, सबसे पहला ये है। दूसरे नंबर पे है हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड और फेल टू प्रोवाइड मेंटेनेंस 2 साल के लिए, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए था। थर्ड पॉइंट, हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट 7 साल या उससे ज्यादा। फोर्थ पॉइंट, फेल टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज मैरिटल ऑब्लिगेशन कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। फिफ्थ, हस्बैंड वॉज इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज और अभी भी है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। और
हस्बैंड हैज बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ गया। उसके आगे दैट शी हैव बीन हैविंग गिवन इन मैरिज बाय हर फादर और गार्जियन बिफोर शी अटेन्ड प्यूबर्टी, के पहले बेसिकली शादी की गई है, तो ये पॉइंट उसके बाद आ गया। प्रोवाइडेड दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड। आगे दिया है हस्बैंड ट्रीट्स हर विद क्रुएल्टी, दैट इज टू से क्रुएल्टी पॉइंट नंबर 8 में डिस्कस्ड है। उसके अंदर अब 6 पॉइंट है, जिसमें से बी है एसोसिएट्स विद विमेन ऑफ इविल रिप्यूट और लीड्स एन इनफेमस लाइफ, बेसिकली इधर उधर औरतों के साथ इन्वॉल्व रहता है। या और अगला दिया है अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, अपनी ही पत्नी को फोर्स करता है गलत कामों के लिए, ठीक है, इमोरल लाइफ जीने के लिए। अब ये सब आपको याद होना जरूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, ऑर्डर में भी याद होना जरूरी है। सिर्फ पहचानने को बोल देते तो भी आसान था कि हाँ ये पहचानना है, पर आपको क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज बी, ACBED, ACB, और यहाँ पे ई और डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2025 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मर्जुल मौत, इस पे हमने क्वेश्चन किया था पार्ट 1 में, यानी ये 2019 या 20 में आया था, देखो 5 साल बाद घुमा के पूछा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ मर्जुल मौत विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑप्शन ए, मैलेडी और इलनेस मस्ट रिजल्ट इन डेथ, जो भी इलनेस थी उसकी वजह से डेथ होनी चाहिए। ऑप्शन बी, इलनेस मस्ट कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ डोनर, जो भी डोनर है उसके दिमाग में ये कन्विंस होना चाहिए कि इस इलनेस से अब मैं मरूंगा, ऐसा नहीं कि जुकाम बुखार, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो कन्विंस्ड है कि वो मर सकता है। ऑप्शन सी, देयर शुड बी सम एक्सटर्नल इंडिकिया ऑफ अ सीरियस इलनेस। ऑप्शन डी, apprehension of death in the mind of physician. ऑप्शन ए, डिलीवरी ऑफ पोजीशन मस्ट बी गिवन टू द डोनी। आपको बताना है कौन से सही है। करेक्ट आंसर इज डी, ABCNE। मैं बहुत डिटेल में पार्ट 1 में मर्जुल मौत डिस्कस कर चुकी हूँ, काफी अच्छे से इन डेप्थ में। अब हम सीधे आंसर देखते हैं। वैलिड कंडीशंस क्या है अगर इस्लामिक में गिफ्ट करते हो। मर्जुल मौत बेसिकली क्या, मर्ज होती है बीमारी, इस मर्ज की कोई दवा नहीं है बोलते हैं ना, तो डेथ इलनेस, किसी इलनेस की वजह से डेथ हो तो उस केस में अगर आप कोई गिफ्ट कर रहे हो तो उसे मर्जुल मौत बोलते हैं। उसकी वैलिड कंडीशंस क्या है, इलनेस और मैलेडी मस्ट बी द कॉज ऑफ डोनर्स डेथ, जो ऑप्शन ए था। इलनेस मस्ट प्रोड्यूस अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ डोनर, ऑप्शन बी था। There should be some external or visible symptom indicating that the illness is serious and potentially fatal, option C. Delivery of position must be effected during the lifetime of the donor, अगर वो मर गया उसके बाद वो गिफ्ट void हो जाएगा, ये ऑप्शन ई है। ऑप्शन डी कहीं भी मेंशन भी नहीं है, और फिजिशियन को लगना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज डी, ABCE, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ग्राउंड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो क्रोनोलॉजी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो नेट को ना हलवा मत समझो, ये याद नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे। ये सब पता होना एक बात है, याद होना एक बात है, लोग याद होने में फंसते हैं, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी याद करके ही जाना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। वेयर हिंदू वाइफ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस वाइल लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड एज स्टेटेड इन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। डेजर्शन, दूसरी वाइफ है, ठीक है, ही हैज एनी अदर वाइफ लिविंग, सीज टू बी अ हिंदू यानी कन्वर्जन, इफ ही कीप्स अ कॉन्क्यूबाइन इन द सेम हाउस, इफ एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग हर लिविंग सेपरेटली। क्रोनोलॉजी क्या है, सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 में ABDCE क्लियरली यहाँ पे लिखे हैं, पॉज करके अच्छे से पढ़ो और प्लीज इन्हें याद भी करो, ठीक है। Next question. In which of the following case victims or wife of bigamous marriage were allowed to get maintenance under section 125 of CRPC? शॉर्ट में पहले समझ लो बात क्या है। आप, एक आदमी है, उसकी एक वाइफ है, लीगल तरीके से शादी हुई है, सब कुछ सही है, हिंदू मैरिज है, ठीक है। उस आदमी ने अपनी पहली शादी छुपाते हुए किसी और औरत से शादी की, दूसरी औरत को धोखे में रखा, उसे नहीं पता था कि आदमी शादीशुदा है। बाद में जब बात खुली तो ये हुआ कि भाई सेकंड मैरिज तो वॉइड है, तो उसका तो कोई हक ही नहीं बनता। तो कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, एक तो उसके साथ धोखा हुआ, तुमने उससे बात ही छुपाई कि तुम पहले से शादीशुदा हो, अब उसको कोई हक भी ना मिले तो ये तो उसके साथ नाइंसाफी हो गई, और ये तो आदमी का फायदा हो गया। तो तुम अपने किए हुए गलत का फायदा कैसे उठा सकते हो। एक तो तुम गलत कर रहे हो, अपनी वाइफ के साथ गलत किया, दूसरी औरत जिससे शादी की उसके साथ गलत किया, धोखाधड़ी की, और अब इस बात का फायदा तुम्हें मिले क्योंकि उस औरत को तुम मेंटेनेंस ना दो, क्योंकि भाई ये तो वॉइड मैरिज है। इस पे जजमेंट आया कि ना ना ना, वो सेक्शन 125 में क्लेम कर सकती है। ऑप्शंस हैं शायरा बानो केस, धर्मेंद्र कुमार वर्सेस उषा कुमार, बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे, या फिर सरोज रानी। PYQs किए होंगे तो आपको पता है शायरा बानो केस नहीं है। शायरा बानो केस किस बारे में था, ट्रिपल तलाक के बारे में, ये ऑप्शन नहीं है। सरोज रानी केस भी नहीं है, बचे ये दोनों, अब इनमें से कोई एक आंसर है। आंसर इज सी, बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे, 2014 का केस है।
woman whose husband fraudulently married her while hiding his first marriage, she is still entitled to maintenance under section 125 CRPC even if her marriage is technically void due to bigamy. Bigamy है तो शादी तो void है, ये तो हमें पता है, पर वो entitled है मेंटेनेंस को। बाकी ऑप्शंस देख लो, शायरा बानो मैंने आपको बताया ट्रिपल तलाक है, सरोज रानी कॉन्जुगल राइट्स का केस याद करो था कि एक केस में हटाया गया और अगले में लाया गया वापस, उषा कुमार क्रुएल्टी इन मैट्रिमोनियल लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। वी आर डन विद द पार्ट 4। विद दिस हम फैमिली लॉ के जितने भी क्वेश्चंस पिछले 10 पेपर्स में आए थे सब कवर कर चुके हैं। नाउ व्हाट आर द फ्यू लेसन्स यू मस्ट रिमेंबर, इससे पहले आप आगे बढ़ो या किसी और टॉपिक को कवर करो। आपको सेक्शंस याद होने चाहिए, मेरे हिसाब से जो बेसिक्स है मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। पहली बात, आपको जितने भी एक्ट्स आते हैं हिंदू मुस्लिम पारसी इधर उधर डिवोर्स स्पेशल मैरिज, इनके ईयर्स पता होने चाहिए कि आपको उन्हीं क्रोनोलॉजी में लगाने बोल दिया जाए तो आप कर सको, पहली बात। दूसरा, विद इन एन एक्ट किसी एक एक्ट को पकड़ लो, आपको उसमें क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए किस सेक्शन में किस बारे में बात होती है, कौन सा सेक्शन पहले आ रहा है कौन सा बाद में। जैसे आपको पूछ ले वॉइड पहले आता है कि वॉइडेबल, तो आपको पता होना चाहिए कि 11 वॉइड है 12 वॉइडेबल है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो ऊपर ऊपर से बात हो गई इंडेक्स लेवल पे, अब डिटेल में जाते हैं। उस सेक्शन के अंदर क्या लिखा है आपको ये पता होना चाहिए। देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे मैम 15 दिन है कैसे कर लें, आई अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गारंटी देखो किसी चीज की नहीं है। झूठ बोल रहा है कोई आपसे अगर वो कह रहा है कि इतना कर लो और जेआरएफ हो जाएगा, दे आर लाइन। माय पॉइंट इज, अगर आपकी बेसिक प्रिपरेशन है, वन दिस इज ग्रेट रिविजन, और अगर नहीं भी है पर एग्जाम देने तो जा रहे हो ना, तो उस केस में ये आपका स्कोर बढ़ाने में बहुत काम करता है। मान लो आपकी किस्मत साथ दे गई, आपके तुक्के ठीक बैठ गए और आप बहुत आसपास आ रहे हो नेट के जेआरएफ के, फॉर एनी रीजन पेपर आसान आ गया, आप ही को फायदा हो गया, हु नोज, है ना। तो ऐसा ना हो कि बहुत इजी क्वेश्चन था पिछले साल सेम टू सेम आया था और आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स को टच करता है ये 10 साल के पेपर में, 70-80 क्वेश्चन, हमने चारों ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस किया है, मल्टीपल टॉपिक्स को टच करता है, ठीक है। तो आप उन टॉपिक्स को एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाओ। सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आई अंडरस्टैंड, बट जितना इन 4 लेक्चर्स में टच किया है उसे तैयार करके जरूर जाओ। डिवोर्स हो गया फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए कि 13(1) में डिवोर्स के कौन से क्लॉजेस हैं जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को डिवोर्स मिलता है। कोशिश करो कि उसकी क्रोनोलॉजी भी याद हो। पॉइंट नंबर 2 में सिर्फ वाइफ के लिए क्लॉजेस मेंशन्ड है, कौन से हैं उनकी भी क्रोनोलॉजी। मुस्लिम डिसोल्यूशन फॉर एग्जांपल सेक्शन 2, किन किन कंडीशंस पे डिसोल्यूशन हो सकता है। अब उनमें सिर्फ टाइम पीरियड भी याद रखो, किसी में 2 साल है, किसी में 4 साल है, किसी में 7 साल है, पता होना चाहिए, और क्रोनोलॉजी भी याद रखो। इट लुक्स लाइक अ लॉट बट कई बार देखोगे तो धीमे धीमे याद हो जाता है, ठीक है। जितना कर सकते हो उतना करो, दैट इज द पॉइंट। अब 15 दिन में कम होगा ज्यादा होगा, बात वो नहीं है। इस बार नहीं भी क्लियर होगा तो भी तुम्हें पता है तुम जून का एग्जाम तो दे ही रहे हो, टाइम नहीं वेस्ट करना है, इन 15 दिन को बेस्ट यूज करना है। क्या पता इस बार किस्मत साथ दे जाए और पार ही कर जाओ। पता है खलता कब है, जब सब हो गया हो, पता चला 2 नंबर से नेट रुक गया, 2 नंबर से जेआरएफ रुक गया, तब लगता है यार थोड़ा सा देख लिया होता। पीवाईक्यूज वो पार कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद फैमिली लॉ। इससे कम से कम 5 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, मिनिमम आते हैं 4 से 5, बट यू नेवर नो, वेटेज शिफ्ट होता रहता है, कभी 7-8 आते हैं कभी 10 आते हैं, तो अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन का भी मतलब होता है 10 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो अपनी तरफ से अच्छी सी प्रिपरेशन करके जाओ, लीस्ट यू कैन डू, मैक्सिमम की तो कोई हद नहीं है, जितना अच्छे से पढ़ सको उतना अच्छा है। लीस्ट यू कैन डू इज दिस पीवाईक्यू क्वेश्चन। इसके बियॉन्ड थोड़ा पुश अगर करना चाहते हो, चैनल पे आई हैव कवर्ड हिंदू लॉ, मैंने और नहीं कवर किए थे क्योंकि बहुत नया चैनल है, बट मैंने हिंदू लॉ की सीरीज कवर कर रखी है। तो शुरुआती सेक्शंस जो हैं आप अच्छे से हिंदू लॉ वहां से कवर कर सकते हो उस सीरीज को। फ्री टाइम में उसे देख लो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो एटलीस्ट फैमिली लॉ का एक मेजर पार्ट जो है हिंदू लॉ, आप उसे अच्छे से तैयार करके जाओगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।